रश्मि अपने हाथ में कॉफी का कप लिए उनकी ओर बढ़ने लगी। मैं ये सलाह देना चाहूंगी कि जो लोग अपने काम के लिए मैनेजर गीतांजलि की हेल्प मांगने की सोचते हैं, उन्हें मित्तल कॉर्पोरेशन छोड़ देना चाहिए। जब अदिति यहाँ थी तो ऐसी कोई बात नहीं होती थी। रश्मि को आता देख अर्पिता को वो सलाह देने वाली इंटर्न के चेहरे का रंग उड़ चुका था। रश्मि सही थी। अर्पिता को मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मिस्टर संजय ने सिर्फ इसलिए ही रखा था क्योंकि उन्हें अर्पिता के टैलेंट के बारे में पता चल गया था। उसे अदिति की जगह सुपरवाइजर की नौकरी पर रखा गया था। अगर वो अदिति की तरह अपने काम में माहिर नहीं होती और बार बार मैनेजर के पास कोई प्रॉब्लम आने पर मदद मांगने के लिए जाती तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रहने का उसका क्या हक था। एक पल के लिए सब लोग शांत हो गए। उनकी नजरें शक के साथ अर्पिता की ओर देखने लगी। कायरा को मनाना मुश्किल जरूर है और पूरी दुनिया जानती है कि वो कभी कोई पब्लिसिटी डील एक्सेप्ट नहीं करेगी। बिल्कुल सही। जितने भी लोगों ने उसे किसी भी पब्लिसिटी डील के लिए अप्रोच किया है, उन सब लोगों को कायरा ने रिजेक्ट कर दिया है। चाहे अर्पिता कितनी भी काबिल क्यों ना हो, वो कभी भी इस चीज को नहीं पा सकती। मुझे लगता है कि अभी खुद पर विश्वास दिखाने से और बाद में अपने ही हाथों खुद की बेइज्जती करवाने से बेहतर है कि वो अभी मैनेजर के पास जाए और उन्हें कह दे कि वो ये नहीं कर सकती। क्या तुम्हारा मतलब ये है कि वो कह दे कि वो इस काम को करने के लिए काबिल नहीं है? तुमने सुना नहीं सुपरवाइजर ने क्या कहा? अगर अर्पिता इतनी छोटी छोटी बातों को भी हैंडल नहीं कर सकती तो वो हमारे डिपार्टमेंट में रहने के काबिल नहीं है। उस एक मिनट के अंदर पूरा ऑफिस लोगों के डिस्कशन से भर चुका था। कोई इस बात का विश्वास नहीं कर पा रहा था कि अर्पिता कायरा को उस डील के लिए मना पाएगी। वो लोग तो बस इंतजार कर रहे थे कि कब अर्पिता गिव अप करेगी और अपनी गलती मैनेजर गीतांजलि के सामने मान लेगी। अर्पिता ने अपनी आईब्रो कस ली। रश्मि के शब्द कठोर जरूर थे। पहले सबको लगा कि कायरा को पब्लिसिटी डील के लिए मनाना बहुत मुश्किल काम है और जाहिर है कि कायरा खुद ही ये ऑफर रिजेक्ट कर देगी। हालांकि अब अगर कायरा मना करती तो उसकी वजह अर्पिता का खुद पर ओवर कॉन्फिडेंस माना जाता। सुपरवाइजर अर्पिता, आप यहाँ नई हैं। आपको तो अभी अपनी काबिलियत पर भी पूरा भरोसा नहीं है। प्लीज मेरी बातों से नाराज मत होइए। हम यही उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि आप कोई न कोई चमत्कार जरूर करेंगी। जब रश्मि को समझ आया कि उसने डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को बातें करने का मौका दे दिया है तो मुस्कुराते हुए अर्पिता से कहने लगी। उनके आसपास मौजूद लोग भी अर्पिता को हौसला देने लगे। जहां रश्मि अर्पिता को हौसला देने का काम कर रही थी, दूसरी ओर वही बातें अर्पिता के लिए अब प्रेशर बन चुकी थी। जब रश्मि ने देखा कि उसने अपना काम कर दिया है, वो लौटकर अपनी सीट पर बैठ गई। मुझे माफ कीजिए सुपरवाइजर अर्पिता, मैंने इतने जोर से अपनी बातें कह दी और आपको मुश्किल में डाल दिया। वो इंटर्न जिसने अर्पिता से वो सब बातें कही थी, माफी मांगते हुए अर्पिता से कहने लगी। अर्पिता ये पूरा समय शांत थी। जब उसने उस इंटर्न को माफी मांगते हुए देखा, वो मुस्कुराई और कहने लगी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अगर उन्होंने वो बातें नहीं भी कही होती, फिर भी मैं कायरा की पब्लिसिटी डील पर इतनी आसानी से गिव अप नहीं करती। क्या इस पब्लिसिटी डील को पक्का करने का सच में आपका इरादा है? वो इंटर्न शॉक होते हुए अर्पिता से पूछने लगी। जहाँ चाह होती है वहाँ राह जरूर मिलती है। अगर मैं अपना बेस्ट नहीं दूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो काम करने में कोई मजा ही नहीं था? अर्पिता पलटकर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखने लगी और उसके दिमाग में रश्मि की बातें गूंजने लगी। अचानक उसे एक बात याद आई। उसने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक फोल्डर पर क्लिक किया और टाटा टेक्नोलॉजी के लिए तैयार किए गए पब्लिसिटी डील वाले प्रपोजल की रिपोर्ट में वो कुछ लिखने लगी। और फिर उसने कायरा की मैनेजर का ईमेल एड्रेस निकाला और उसे ईमेल भेज दिया। रश्मि की एक बात तो बिल्कुल सही थी। अर्पिता भले ही डिपार्टमेंट में नई थी, वहाँ मौजूद उसके कलीग्स उसकी काबिलियत को लेकर उस पर शक कर रहे थे। लेकिन कायरा का क्या? वो इतनी बड़ी स्टार थी, वो अर्पिता को क्यों चूज करेगी? अर्पिता को कायरा के लिए अपनी ईमानदारी दिखानी होगी। वो रिपोर्ट भेजने के बाद अर्पिता के पेट में चूहों की दौड़ने की आवाज आने लगी। उसने अपना सिर उठाकर टाइम चेक किया और उसने देखा कि दोपहर के 1 बज रहे थे। लंच का टाइम हो चुका था। लेकिन बात वो नहीं थी। वो अनन्या की ड्रेसिंग चेंज करना भूल गई थी। अर्पिता अपनी जगह से उठी। बिना पानी पिए उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बाहर चली गई। लिफ्ट के अंदर जाकर उसने जल्दी से प्रेसिडेंट ऑफिस के फ्लोर का बटन दबाया। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि संजय उसे इस बात के लिए मौत के घाट न उतार दे। लिफ्ट ऑफिस के फ्लोर पर पहुंची। अर्पिता ने गहरी सांस ली।
और वो प्रेसिडेंट ऑफिस की ओर चलने लगी। जब वो प्रेसिडेंट ऑफिस के दरवाजे के पास पहुंची, उसने देखा कि असिस्टेंट बाहर ही खड़ा हुआ था। मैं यहाँ अनन्या की ड्रेसिंग चेंज करने आई हूँ। अर्पिता ने जब वहाँ आने की वजह असिस्टेंट को बताई, असिस्टेंट ने उसके लिए दरवाजा खोल दिया। जब अंदर पहुंची तो उसने देखा कि संजय वहाँ नहीं था और अनन्या सो चुकी थी। वो सोफे पर अपने तकिए पर सर रखे प्यार से सो रही थी। अर्पिता सोचने लगी कि अनन्या को उसके सोने की आदतें कहाँ से मिली होगी। अर्पिता धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और उसने अनन्या को अपनी गोद में लिया। धीरे धीरे वो अनन्या की चोटों पर ऑइंटमेंट लगाने लगी। वो अनन्या को जगाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो बहुत सावधानी पूर्वक और धीरे धीरे उसके जख्मों पर वो ऑइंटमेंट लगा रही थी। ऑइंटमेंट लगाने के बाद उसके माथे पर पसीने की लकीरें आने लगी। अनन्या को यूं किसी परी की तरह सोते हुए देखकर अर्पिता खुद को उसके गालों पर किस देने से नहीं रोक पाई। काश तुम्हारी डैडी भी तुम्हारे जितने प्यारे होते। अर्पिता सोफे से उठते हुए मेडिकल किट को पैक करने लगी। वो रेस्टिंग लाउंज से बाहर निकलने वाली थी कि उसने संजय को दरवाजे पर खड़ा पाया। संजय अर्पिता को घूरे जा रहा था। अर्पिता अपने कदम पीछे करते हुए सीधा सोफे पर जा गिरी। उसने अपना बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश की और पलटकर संजय की ओर देखने से पहले चेक करने लगी कि कहीं अनन्या उठ न जाए। संजय की गहरी नजरें अर्पिता की ओर देखने लगी और फिर वो पलटकर वहाँ से जाने लगा। अर्पिता अपने हाथों में मेडिकल किट लिए उसके पीछे पीछे जाने लगी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या उसने अभी जो भी कहा था वो सब संजय ने सुन लिया? ये बात तो सच है कि कभी भी किसी भी इंसान ने किसी के पीठ पीछे कुछ नहीं बोलना चाहिए। वो हर बार रंगे हाथों पकड़ी जाती थी। सच में वो काफी अनलकी थी। अर्पिता रेस्टिंग लाउंज के बाहर जाने लगी और सोचने लगी कि क्या बहाना दे वो वहाँ से जाने के लिए। हालांकि इसके पहले वो कुछ भी कह पाती, उसे खाने की खुशबू ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। उसने सामने देखा और असिस्टेंट को अपने साथ खाने की ट्रॉली बाहर से अंदर लाते हुए पाया। अर्पिता ने अपनी नजरें उस ट्रॉली पर टिकाई और देखा कि उसमें 4 से 5 डिशेस रखी हैं, जिसमें रोस्टेड चिकन भी था। अर्पिता के पेट में गुड़गुड़ होने लगी। क्या तुमने लंच नहीं किया है? संजय अपने चेहरे पर वही खड़ूस एक्सप्रेशन लिए उसकी ओर देखकर पूछने लगा। अर्पिता कहना चाहती थी कि उसने खाना खा लिया है, लेकिन उसके पेट से आने वाली आवाज कुछ और ही बयां कर रही थी। अपने चेहरे को अपने हाथ से ढकते हुए वो कहने लगी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी मिस्टर संजय। ऑफिस की कैंटीन में अब तक कुछ भी खाना नहीं बचा होगा। संजय अपने हाथ पर पहनी हुई लग्जरी वॉच में टाइम देखते हुए कहने लगा। उसकी गहरी नजरें अर्पिता पर जाकर रुक गई। वो ये भी कहने की कोशिश कर रहा था कि ऑफिस में खाना अवेलेबल है, जो मुफ्त और टेस्टी दोनों था। अगर अर्पिता स्मार्ट थी तो उसने संजय को कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे संजय उसे लंच के लिए इनवाइट करे। संजय उसके चेहरे पर शिकन देखते हुए अपने कदम आगे बढ़ाने लगा और असिस्टेंट को टेबल पर डिशेस लगाने को इशारा करने लगा। फिर बैठकर उसने अपनी प्लेट में रोस्टेड चिकन का एक पीस लिया और अर्पिता के सामने उसे खाने लगा। भूखी अर्पिता सिर्फ संजय को अपने सामने खाना खाते हुए देख सकती थी। वो इतनी ज्यादा भूखी थी कि संजय को खाना खाते देख उसने अपनी मुट्ठी जोरों से कस ली। उसके लिए वो दर्द सहना मुश्किल हो गया था।